नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज बात मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। राजनांदगांव में उनकी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। राजनांदगांव की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से कांग्रेस पूरी 6 सीटें जीतना चाहती है। जो एकमात्र सीट कांग्रेस के कब्जे में नहीं है, उसी पर वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधायक है। इसलिए ये सीट जीतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े दलित नेता हैं और कांग्रेस की कोशिश है कि खड़गे को आगे रखकर दलित, पिछड़े और आदिवासी वोट बैंक को साधा जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही के दिनों में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जांजगीर में भरोसे के सम्मेलन में भाग लिया था। खड़गे के आने से कांग्रेस को और कितनी मजबूती मिलेगी, ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं। कांग्रेसियों को सही अर्थों में खड़गे जी से कोई मतलब नहीं है। वो प्रतीकात्मक अध्यक्ष हैं। जितनी तैयारी वो राहुल गांधी के लिए किए थे, जितनी तैयारी वो गांधी परिवार के अन्य लोगों के लिए करते हैं, क्या उतनी तैयारी वो खड़गे जी के लिए करेंगे? दोनों बार खड़गे जी आए, दोनों बार उनकी सभा असफल हुई। 1 रुपये का विज्ञापन नहीं दिया उन लोगों ने उनके लिए। उनको नेता ही नहीं मानते और न उनके आने से कोई वोट बढ़ेगा कांग्रेस का। अजय चंद्राकर को मालूम नहीं है, जब उसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ है और उसके बाद जांजगीर चांपा में खड़गे जी आए थे। छत्तीसगढ़ के पूरा मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ के पूरा विधायक, 90% विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मंच में थे। जांजगीर चांपा में एक दलित वर्ग से आया है, इतना ऊपर में कैसा पहुंचा? इसलिए अजय चंद्र तो देखिए, भरोसे के सम्मेलन के सहारे जनता को साधने का प्रयास यहां पर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से पहले ही लगातार बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इससे क्या जो तमाम छत्तीसगढ़ के नेता है उन्हें इससे कुछ लाभ होगा? क्या जीत छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों में से किसी को मिल पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता, जावेद खान कांग्रेस प्रवक्ता और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं रुक करूंगी जावेद जी का। जावेद जी, आप कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो वहीं अब बीजेपी कहती है कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। अब इस भरोसे के सम्मेलन में क्या कांग्रेस जनता का भरोसा जीत पाएगी? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भूपेश है तो भरोसा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है, ये तो आज छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है। हर व्यक्ति कह रहा है कि जिस तरह से पिछले 15 साल में जो विकास होने थे वो विकास नहीं दिखे और 4.5 साल में जो विकास का पैमाना भूपेश बघेल जी ने तय करके दिखाया है और जो छत्तीसगढ़ को पूरे देश ही नहीं दुनिया के सामने रखा है, उससे यह तय होता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है। दूसरी बात रही, जो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भूपेश है तो भ्रष्टाचार जो ये कह रहे हैं, तो भैया इनको ये देखना चाहिए कि पिछले 15 साल से जो इनके भ्रष्टाचार थे तो वो क्या थे। पिछले 15 साल में 44,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला इनके द्वारा किया गया, 36,000 करोड़ रुपए का पीडीएस घोटाला इनके द्वारा किया गया, नान घोटाला इनके द्वारा किया गया, अभिषेक सिंह घोटाला इनके द्वारा किया गया, मैडम सीएम लाल डायरी इनका मामला है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति का मामला कोर्ट में था। ये सारे मामले हैं। रही बात, दूसरी बात, अभी आपका मैं ये सुन रहा था, अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी सेकेंडरी है। अरे भैया, हमारे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो आएंगे ही, चुनाव का समय है, बिल्कुल वो आएंगे और पूरा चुनाव का संचालन वो अपने हाथ में लेकर के काम करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मोदी और शाह ने सेकेंडरी बना दिया है, कायदे से तो
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को यहाँ पर बैठ जाना चाहिए था। इतनी बुरी स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ में 14 सीटों में सिमटी हुई है, तो ऐसे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो दिल्ली छोड़ करके छत्तीसगढ़ में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। तो जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, और दूसरी बात, इनके मन में खोट है, इनके मन में यह खोट है कि ये लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से जाति धर्म में ये बंटवारा करते हैं, उसी तरफ से इनकी राजनीति चलती है। आज एक नीचे से उठा हुआ व्यक्ति आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, तो इनके पेट में मरोड़ हो रहा है। इस तरह की ये लोग बयानबाजी करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये बयानबाजी को छोड़ करके, भूपेश है कि भरोसा है तो भरोसा है, ये सारी चीजों को छोड़ करके कांग्रेस क्या कर रही है, ये सारी चीजों को छोड़ के इन भारतीय जनता पार्टियों को मेरी तरफ से एक छोटी सी नसीहत है, ये अपनी कार्यकर्ताओं का मन टटोले। 21 सीट में घोषणा की है, विरोध हो रहा है कई सीटों पर, इनके जो टिकट घोषणा की है उस पे ध्यान दे, चुनाव पे ध्यान दे, तो शायद 1, 2, 4 सीट बढ़ जाए। वैसे लग तो नहीं रहा है कि दहाई का भी आंकड़ा इस बार पार कर पाएंगे। जी ठीक है। तौकीर रजा जी बीजेपी की ओर से हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख करूंगी। तौकीर रजा जी, बीजेपी कहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, उनके जो पिछले कार्यक्रम थे वो असफल हुए। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, चुनाव भी नहीं आया, उससे पहले ही आपने कार्यक्रम को असफल बोल दिया है। देखिए, न रुकी वक्त की गर्दिशें, न जमाना बदला, न रुकी वक्त की गर्दिशें, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। ऐसा है कि 400 से ज्यादा सीटों पे बहुमत हासिल करने वाले पूरे देश में ये कांग्रेसी विगत 65-70 सालों तक राज करने वाले आज 40 पे सिमट गए हैं। आज इनकी स्थिति दयनीय हालत में हो गई और ये बता रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ होना चाहिए। इनकी स्थिति दयनीय है। अरे भाई साहब, एक पटखनी देने से कोई बहुत बड़ा सुरमा पहलवान नहीं बन जाता। आपको लगता याद है नहीं, थोड़ा सा याद कर लीजिए, 2003 के चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ आपको बहुत जोरदार पटखनी दी थी। उसका 2008 में दी, उसके बाद 2013 में भी दी। लेकिन एक पटखनी देने से, एक चुनाव जीत लेने से आप लोग ये समझने लगे हैं कि हम तो सर्वे सर्वा बैठे और शहंशाह बने बैठे। ऐसा है परिवारवाद की पार्टी, गांधीवाद परिवार, राजीव गांधी और राहुल गांधी और नेहरू को मानने वाली पार्टी, उनके परिवार को मानने वाली पार्टी, ये हमको मत बताए कि हमको क्या करना है, कि अमित शाह आ रहे हैं या मोदी जी आ रहे हैं। ये हमारा संगठन का मामला है। हमारा संगठन देखिए ऐसा है कि अगर आप बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ रह के, यहाँ के प्रभारी रह के, यहाँ की सारे लोगों को बारीकी से जानते हैं। इवन मंडल नहीं, बूथ स्तर तक वो जानते हैं, एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं। हमारे जेपी नड्डा यहाँ के प्रभारी रहे और यहीं रहते थे, यहीं कार्य में रहे, और 1-2 साल नहीं कई साल रहे। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि वो यहाँ आ रहे नहीं है। इनके दर्द देखिए, दर्द तो किसको हो रहा है वो दिख रहा है, और कितनी तकलीफ हो रही है वो पेट का दर्द इनका भी दिखा रहा है। रही बात दूसरी हमारी कि हम क्या कर रहे हैं, देखिए इनके नेता आए या ना आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपने जमीन स्तर पे, बूथ स्तर तक हम जा रहे हैं, और हम अपने जो भी हमारे जो सरकार जो योजना लाएगी या हम जो काम करेंगे वो बता रहे हैं। और भूपेश सरकार के जो घोटाले हैं, जो झूठी लबरी, और जो बोलते हैं ना भूपेश है तो ये बोलते हैं कि भरोसा है। भूपेश है भरोसा नहीं है भाई, भूपेश ने हर किसी को ठगा है, भूपेश है तो धोखा है। तो ये चीज जो है हम लोगों को बता रहे हैं, और वही लोग समझ भी आ रहे हैं। भाई साहब शायद जायद भाई शायद बस्तर से आते हैं, झीरम घाटी कांड हुआ था, इन्हीं के तत्कालीन अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी और मेरे जेब में सबूत है झीरम कांड के, मैं बिल्कुल उसको साबित करूंगा। कहां चले गए भाई सबूत? क्यों झूठ बोलते हो यार? अरे ऐसा झूठ तो मैंने पहला अध्यक्ष देखा, प्रदेश अध्यक्ष, और बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आज तक उसको निकाल नहीं पाए। अरे विधानसभा में पेश कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने ला लेते, क्यों नहीं लाए? अरे मैं बताता हूं ना क्यों नहीं लाए। आप लोग तो ऐसा है, शुरू से नक्सली समर्थक रहे, जाके अर्बन नक्सल को लाकर अपने यहां लाल बत्ती लाके बैठा दिए। आपने देखा झीरम घाटी की जब कांड हुआ था, तब जो है वहां के जो एक व्यक्ति, इनके कांग्रेसी नेता जो है, इनको बाकायदा गाड़ी लगी, चाबी लगी, गाड़ी में बाइक मिल गई थी, और वो बाकायदा आराम से चले भी गए थे, उनको कुछ नहीं करा, नक्सलियों ने छोड़ दिया बिल्कुल, उसको भी उपलब्धि देके मंत्री बना दिया। तौकीर रजा जी, फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं राजनांदगांव के ऊपर और जीत हार के ऊपर। फिलहाल मैं आपके पास में लौटूंगी, लेकिन उससे पहले नागेंद्र वर्मा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े, उनका रुख करूंगी। नागेंद्र जी, अगर राजनांदगांव के सियासी समीकरण को समझे तो किस प्रकार से समझा जाए, और उसके साथ ही साथ क्या लगता है
है कि जो केंद्रीय नेतृत्व, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों के ही केंद्रीय नेता अब छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। इसे किस प्रकार से समझा जाए? क्या ये केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी और छत्तीसगढ़ के जो तमाम नेता है उनका बेड़ा पार लगा पाएगा? देखिए अनुपमा जी, चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं, जनता के साथ संवाद बनाने की एक प्रक्रिया तो शुरू हो गई है और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि दिग्गज नेता जो है जनता से आ रहे हैं, मिल रहे हैं आम सभाओं के बहाने, और कार्यकर्ताओं से भी लगातार बैठक से जरिए बात हो रही है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि राजनांदगांव क्षेत्र में जो है लगातार ये बैठकों का दौर चला है और अब यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो पहुंच रहा है। जाहिर है इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह तो आएगा ही आएगा, साथ ही जनता भी जो है दिग्गज नेताओं को सुनना चाहती है और जो भी नेता अलग अलग राजनीतिक दलों के आते हैं वो अपने राजनीतिक दलों के जो विचार है, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको संप्रेषित करते हैं अपने ओजस्वी भाषणों से। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता ही है। जी, तो बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि फायदा कितना मिलता है ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। ठीक है, मैं जावेद जी का रुख करूंगी। जावेद जी, जब बीजेपी के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी के पास में छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और केंद्रीय सहारा लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब उसी के बाद में कांग्रेस के तमाम केंद्रीय नेता भी आते हैं, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे दौरा करके चले गए और एक बार फिर से भी 8 सितंबर को दौरा करने वाले हैं। ऐसे में क्या समझा जाए? देखिए अनुपमा जी, हमारे नेता आ रहे हैं, चुनावी सभाओं को आयोजित करने के लिए आ रहे हैं, चुनाव सभाओं के हिसाब से आ रहे हैं, पर लेकिन इनके नेता देश के गृह मंत्री, जिनकी जरूरत मणिपुर में थी, मणिपुर जल रहा था, पर लेकिन वो छत्तीसगढ़ में बैठ करके छत्तीसगढ़ में किस तरह से सरकार बनाए उसकी प्लानिंग में लगे हुए थे। अभी तौकीर रजा साहब कह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर रह के गए हैं, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। तो कुल मिलाकर के मोदी और शाह ने जेपी नड्डा के यहाँ पर रहते हुए देख लिया, समझ लिया कि इनसे ना हो पाएगा, इसलिए उन्हें दिल्ली का रास्ता दिखा करके खुद ही मोर्चा संभाल लिया। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए कोई आए, उससे हमको क्या लेना देना। तो आप ही के चैनल में थोड़ी देर पहले अजय चंद्राकर जी का बयान है, जिसपे वो बयान दे रहे, इनके नेता है, पूर्व मंत्री है, हम तो नहीं बोल रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे को कोई लेना देना नहीं। कुल मिला करके इनके तो आपस में बयान में विरोधाभास है। यहाँ ये बैठ करके बोल रहे हमारे को तो कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो फिर इनको चाहिए अपने मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को बोलना चाहिए कि आप क्यों इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं, टिकट के लिए दे रहे हैं। तो अब भाई विश्वास रखिए, काम अच्छा किए होगे तो टिकट मिल जाएगा और नहीं अच्छा किए होगे तो शायद ना मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता तो अजय चंद्राकर को समझ गई है कि वो कोई काम के है नहीं, पर लेकिन अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? राजनांदगांव आ रहे हैं। राजनांदगांव में कौन है? राजनांदगांव से रमन सिंह जी है। रमन सिंह जी को ये कौन मानते हैं? ये छत्तीसगढ़ का राजा मानते हैं। अरे 15 सीट में सिमट गए ये। छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में वही राज करेगा जो छत्तीसगढ़ियों के लिए काम करेगा। इन्होंने 15 साल ठगा, 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए, 1800 2100 रुपया में धान खरीदेंगे नहीं किए। ये दूसरी बात ये कह रहे थे तौकीर रजा साहब, ये इनका कहना है कि झीरम की बात ये कहे, तो भैया जब झीरम की घटना हुई आपकी सरकार थी, हमने दर्द सहा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व खत्म हुआ है, आप उस दर्द को क्या जानेंगे। दूसरी बात, एनआईए, उस समय जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, एनआईए का गठन किया था। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, वही एनआईए की रिपोर्ट पेश होती है। उस एनआईए की एफआईआर में जो झीरम के मुख्य आरोपी है उनका नाम गायब हो जाता है। और हम आज तक कह रहे हैं कि एनआईए इस पे जांच करे, सामने लाए, लेकिन मोदी सरकार को इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो नक्सली हमला नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। और
और नहीं, वो आप नाम कांग्रेस निकाल की दीजिए लिंक ना। थी, वो जरा मुख्यमंत्री को कांग्रेस की लिंक थी बोलिए, आपके द्वारा, किसने रोका? और अरे कांग्रेस टारगेट के किलिंग तो नेताओं की आप लोग करते सुपारी, नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अगर नेताओं की टारगेट सुपारी चाहिए या सीबीआई जांच में नहीं होगी। ऐसा है, नेताओं की सुपारी कांग्रेस में है और कांग्रेस में प्रवृत्ति के चक्कर में हाथ हुआ है और इसके पीछे कांग्रेस अगर के जांच नेताओं की के मौजूदगी है साबित नहीं होगा के हाथ पीछे पीछे किसका है बोलिए छत्तीसगढ़ ना, आदिवासियों बोलिए ना पे किसने आपस में उड़वाने का क्यों बैठे हुए हैं? क्यों सबूत नहीं है? आप एक बात बताइए, आज तौकीर जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। रंजीता छत्तीसगढ़ के लोग नहीं बोले आपने, आप बोल रहे हैं किस तरह से आप पकड़ा रहे हैं, ये दिख रहा है किस तरह से तौकीर ने देखा है, आप बता रहे हैं दिख रहा है, आपके बीच में नहीं बोला, मैं शांति से ठीक है, तौकीर जी के पास आ रही हूँ। ठीक है तौकीर जी, अगर हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं जावेद जी, हम फिलहाल बात कर रहे हैं राजनांदगांव के ऊपर और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। आप मुद्दे से मत भटकिए। तौकीर जी, मैं आपके पास आऊंगी। पिछली बार 2018 में राजनांदगांव जिले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 कांग्रेस के पास में और सिर्फ 1 बीजेपी के पास में है। पिछली बार 2018 में रमन सिंह ने आपकी शाख बचा ली थी, लेकिन इस बार क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि आप कांग्रेस को शिकस्त दे सके? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छी है। हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और एक एक बूथ पे जा रहे हैं, एक एक मंडल में जा रहे हैं और हर विधानसभा का क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं बचा, ना कार्यकर्ता बचा है जो हमारा कार्यकर्ता वहां तक नहीं जा रहा है। और बाकायदा योजना बताई जा रही है कि किस तरह भूपेश बघेल की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। ऐसी कोई योजना नहीं है जो इसमें भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया। हर भ्रष्टाचार के आरोप दाखिल कर दिया। आप बताइए मेरे को, देखिए कैसा दर्द हो रहा है, कैसा पेट मरोड़ रहा है इनका। अब समझ में आया कि क्या स्थिति आ रही है। इनको बर्दाश्त नहीं होता। अरे भ्रष्टाचार, रेत घोटाला ये करते, कोला घोटाला ये करते, शराब घोटाला ये करते, गौठान घोटाला। अरे गौ माता तक कौन सा खच रहे हैं, उनका चारा खा रहे हैं, गौठान घोटाला कर रहे हैं और उसके साथ हम तो मामला भी लेकर के चले गए कोर्ट में। सब्जी का है आपको आपने फायदा है बना लिया कि जो इन्होंने वादा किया था जावेद जी, एक एक करके आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं आपके पास लौटूंगी, पहले उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। क्या कर चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जनता ने इरादा बना चुकी है इरादा कि इनको उखाड़ फेंकना है। सिर्फ भ्रष्टाचार की कोई ऐसा योजना नहीं है, कोई सा विभाग नहीं है जहां इन्होंने घोटाला नहीं किया। अरे कभी गरीबों की सरकार बताते हैं, लेकिन तौकीर जी, आपकी सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए जावेद जी की, तो जावेद जी ने खुद ने कहा है कि 44,000 करोड़ का शराब घोटाला आपकी सरकार में किया गया है। अरे तो किसने रोका? चुनौती देता हूं, आपके मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं, आपकी पूरी सरकार को चुनौती देता हूं। गिरफ्तार करके दिखाई ना। 5.25 साल क्या औरत बन के घर में छुपे बैठे थे क्या, चूड़ी पहनकर? आपके मुख्यमंत्री चूड़ी पहनकर। देखिए, गलत शब्दों का उपयोग ना करें, देखिए गलत शब्दों का उपयोग ना करें। हम देखिए, गधे की भावना हमारे अंदर नहीं है। मामले के सारे खुले हैं, उसमें कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन हम ईडी नहीं बैठाते। आपके केंद्रीय नेतृत्व हमें कार्रवाई से, आपका केंद्रीय नेतृत्व हम ईडी नहीं बैठाते। आप देखिए, रमन सिंह जी भी जेल जाएंगे, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी जेल जाएंगे, राजा चंद्राकर भी जेल जाएंगे, मूर्त भी जेल जाएंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के साथ में आप बचने वाला है। तो आपके आदिवासी यहाँ 32 विधायक 30 विधायक आपके हैं आदिवासी, क्या कर लिए, क्या सम्मान देती है जरा बताइए। मुख्यमंत्री या तो उनको बना देता आदिवासी, या इतने मुख्यमंत्री थे आपके तो आदिवासी तक आदिवासी। अच्छा, इतने आदिवासियों का हित की बात मत करिए। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष को हटा करके कौन सी नजीर पेश करते हैं, आप ये बताइए। विश्व आदिवासी के दिन, आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष को हटा करके आप लोग आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं। केदार कश्यप जैसे लोग आदिवासी का रूप धारण करके आदिवासियों का शोषण करने का कार्य किया है, इसलिए आज विपक्ष में है आप लोग। जावेद जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपको भी समय दिया जाएगा, पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये स्थिति है जी।
तो क्या है, ऐसा है, इन लोग ने कभी भी कोई चीज को गंभीरता से लिया नहीं, सिर्फ ठगा है, जनता को ठगा है, और कोई योजना जो है ग्राउंड लेवल में नहीं पहुंचा रही है। इनके लाख नेता आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और कुछ भी कर ले कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बताते रहे कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी वर्ग के साथ हैं, क्या सम्मान दे रहे हैं? अमित शाह जी भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नरेंद्र मोदी जी भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेंगलुरु गए थे, कर्नाटक गए थे, अमित शाह जी गए थे, नरेंद्र मोदी जी गए थे, कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया किस तरह से आप लोगों का मुंह काला किया है। मोदी जी का मुंह काला हुआ है कर्नाटक के चुनाव में, अमित शाह जी का मुंह काला हुआ है कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में, छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों का मुंह काला होने वाला है। आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें पैसा देने में सक्षम नहीं है, राजधान देने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। ये टीएस बाबा ने दे दिया था इस्तीफा। छत्तीसगढ़ का जीएसटी आप लोग रोक के रखते हो। ठीक है जावेद जी एक सेकेंड, जावेद जी आप मेरा ये बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि भूपेश है तो भरोसा है। जावेद जी समय काफी कम है, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आप कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बिलासपुर के ऐसे कई सारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि हड़ताल पर है और उन पर एस्मा लागू कर दिया गया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तो क्या कांग्रेस इस प्रकार से जनता का भरोसा जीतेगी? देखिए अनुपमा जी, जी अभी चुनाव का समय है, निश्चित ही उनकी मांगे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के उतरे हुए हैं, लेकिन यह मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। उन्हें लगातार कहा जा रहा है कि आप अपने कार्यों में वापस जाएं, स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल भी इस तरह का रवैया ना अपनाएं। अगर वो नहीं समझेंगे तो जो प्रावधान है उन प्रावधान के अंतर्गत तो उन पे कार्रवाई होगी। आप रमन 3,500 स्वास्थ्य कर्मियों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया है अनुपमा जी। नजर 3,500 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया इन्होंने। जाता था तो सर ऐसी परेशानी है तो आप उनकी मांगे मान लेते हैं। इन्होंने बोला था कि नियुक्ति देंगे, नियमितीकरण करेंगे, एक भी संविदा कर्मियों को नियुक्ति नहीं की, अंतरिम कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे, उसको भी नियुक्त नहीं किया इन्होंने। अरे एक विभाग ले लीजिए, एक योजना ले लीजिए। चलिए ठीक है, समय की काफी कमी है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी। सर छोटा सा कमेंट चाहूंगी आपका मैं। राजनांदगांव में 6 सीटें विधानसभा सीटें, जिनमें से एक कांग्रेस के 5 कांग्रेस के पास में और एक बीजेपी के पास में। बात कर ली जाए तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी दोनों ही पार्टियों की ओर से ताकि राजनांदगांव में जीत हासिल कर सके? देखिए, भाजपा जो है अपनी पूरी खोई हुई स्थिति जो है उसको वापस करने में लगे रहेगी, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है जिसने इन सारी सीटों में विजय प्राप्त किया है, अपने जितने भी कार्य हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लगातार उसको प्रचार करके उसको वापस हासिल करने में लगी रहेगी। और यही इनका आत्मविश्वास भी दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने नए जिले की घोषणा करी है, इसको उस पर काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से उसका फायदा उनको मिलेगा। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि ये जो मैदानी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, इसमें कांग्रेस जो है अपनी पकड़ को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेगी। वहीं बीजेपी जो है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और जैसा भी आपने कहा था कि अधिकारी कर्मचारियों को लेके भी जो थोड़ा सा उनके अंदर काम में कहीं ना कहीं एक तकलीफ है या कुछ दिक्कत है, उसको दूर करने का प्रयास भी करने की बात आएगी। और बार बार ये दावा किया जाता है कि बहुत सारे कर्मचारी संगठन अभी भी अपनी बहुत सारी मांगों को लेके जो चुनावी वायदे थे उसके पूरे नहीं होने के कारण नाखुश है। और हो सकता है कि चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आए तो उनका तेवर इसमें नजर भी आए। जी बिल्कुल नागेंद्र जी, और ऐसे में देखने वाली बात है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को पार करके ही छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है, लेकिन इस पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को ये याद रखने की जरूरत है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद ही कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश वो ये राज्य है जहां पर जो कांग्रेस है उसने बहुमत की सरकार बनाई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है और बीजेपी को कितना नुकसान। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।